हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की गणितीय पृष्ठभूमि के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बीजगणित को स्टार्ट किया था, उसके कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और हम लोगों ने बहुपद देखा था कि बहुपद क्या होता है और उस बहुपद की कोटि कैसे निकाली जाती है, ये मैंने आपको बताया था। और कुछ एक एग्जाम्पल भी दिए थे जो लगभग स्टूडेंट्स ने आंसर भी भेजे हैं करके। मैं आपको दोबारा से कोटि निकालने का एक बार तरीका और बता देता हूँ। जैसे मान लें कि आपके पास एक बहुपद है x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 3, ये बहुपद है आपके पास। तो आप इसकी कोटि कैसे निकालोगे? इसके अंदर जो चर है यानी कि जो परिवर्तनशील राशि है x, उसकी आप लोग अधिकतम पावर देख लो कि कितनी है। इस बहुपद में आप यहाँ पर देखो x है ही नहीं, यहाँ पर x है तो x की पावर कितनी है 1, यहाँ पर x है तो x की पावर कितनी है 4, तो x की अधिकतम पावर कितनी मिली आपको 4, तो इस बहुपद की कोटि कितनी बन गई? 4 बन गई। इसी प्रकार से दो चर के अंदर यदि हमारे पास कोई बहुपद है f x y x स्क्वेयर y प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस 3xy प्लस 2, ये बहुपद हम मान लेते हैं। इसमें दो वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा कौन सा है? y है। इसकी कोटि निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था कि आप x और y दोनों की पावर को पहले जोड़ लें और फिर देख लें कि अधिकतम मान कितना प्राप्त हो रहा है आपको। यहाँ पर आप देखोगे x की पावर 2 y की पावर 1, तो दोनों की जुड़की कितनी होगी? 3। अब प्लस के बाद इसमें देखो, यहाँ पर x की पावर 3 और y की 2, जुड़की कितनी होगी? 5। और यहाँ पर x और y की दोनों की पावर 1 1 है और जुड़की कितनी होगी? 2। तो आप देखोगे कि इसमें x और y की अधिकतम पावर कितनी मिली आपको? 5 मिली, क्योंकि यहाँ पर दोनों की अधिकतम पावर 3 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ कितनी मिली आपको? 5। तो इसकी कोटि कितनी लिख दोगे? 5 लिख दोगे। इसकी कोटि कितनी लिखोगे? 5। इनको सारों को जोड़ना नहीं है, 5 और 2 7 और 3 10, ऐसे नहीं करना। बस x और y की अधिकतम पावर देख लो कि कितनी मिल गई आपको। 5 मिल गई तो वो 5 इसकी क्या बन गई? कोटि बन गई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलो, आज हम लोग बीजगणित में ही अपने नए 2 टर्म की तरफ विचार करते हैं। आज हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, और फिर हम लोग बात करेंगे कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इन दो के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी? रैखिक समीकरण की। किसकी बात करता हूँ? रैखिक समीकरण की। तो रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण कहते हैं दो चर वाले तथा अधिकतम एक कोटि वाले, अधिकतम एक कोटि वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण कहलाते हैं। रैखिक समीकरण कहलाते हैं। देखो क्या मतलब हुआ इस लाइन का। इसका यदि मैं आपको रूप लिख के बताऊं रैखिक समीकरण का, तो कुछ इस प्रकार से होता है। एफ एक्स वाई बहुपद ही होता है एक प्रकार का। कितने चर होते हैं? 2 चर, एक तो x और दूसरा कौन सा? y, और दोनों की अधिकतम कोटि कितनी होगी? 1 होगी। तो इसका जो मानक रूप है ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस में c, ax प्लस बी वाई प्लस में c। a और b ये तो क्या चीज़ है? ये तो है गुणांक, मतलब x के साथ और y के साथ गुणा में है, इसलिए a और b को क्या बोलते हैं? गुणांक। और c को क्या बोलते हैं? नियतांक या अचर बोलते हैं। c को क्या बोलते हैं? नियतांक या अचर। तो ये इसका रैखिक समीकरण का मानक समीकरण है। अब इसमें आप लोग देख लो कि परिभाषा की दोनों बातें पूरी हो रही है या नहीं हो रही। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि बहुपद होना चाहिए, उस बहुपद में चर कितने होने चाहिए? 2। तो आप देख सकते हो कि एक तो चर हो गया कौन सा? x, एक तो चर हो गया x और दूसरा कौन सा हो गया अपने पास? चर y।
और दोनों चरों की अधिकतम कोटि कितनी होनी चाहिए हमारे पास? 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देख लो x की पावर कितनी 1 और यहाँ पर भी x की पावर कितनी 1। तो ऐसे समीकरण या ऐसे बहुपद जिनमें दो चर हों और दोनों की अधिकतम घात या अधिकतम कोटि कितनी हो हमारे पास 1 हो, उनको क्या कहा जाता है? रैखिक समीकरण कहा जाता है। और रैखिक समीकरण का ये मानक रूप है। कौन सा रूप है ये? मानक रूप है। ठीक है ये बात। अब आपको यदि मैं एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हो कि यदि हमें ये समीकरण दिया हुआ है x + y + 2, x + y + 2, तो क्या ये रैखिक समीकरण है या नहीं है? तो चलो चेक करते हैं ये रैखिक समीकरण है या नहीं है। धन्यवाद। सबसे पहले इसमें देखो आप लोग, दो चर होने चाहिए। तो आप देखो दो चर है या नहीं है। तो एक चर तो कौन सा हो गया हमारे पास x, और दूसरा चर कौन सा हो गया y। दो चर मौजूद हैं अपने पास। तो एक तो अपनी शर्त कंप्लीट होगी दो चरों वाली। अब उसके बाद दूसरी शर्त क्या है कि जो दोनों अपने पास चर हैं उन दोनों की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहाँ x की घात चेक करो 1 है, y की घात चेक करो कितनी है? 1 है। तो क्या ये समीकरण रैखिक समीकरण होना चाहिए? तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये रैखिक समीकरण की जो कंडीशन होती है उनको क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है, उनको संतुष्ट करता है। और इस समीकरण से ये मैच भी करता है। देखो यदि आप इस मानक समीकरण से इसकी तुलना करके देखते हो ना, तो आपको इसमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी? a क्या चीज़ है? देखो x का गुणांक। तो यहाँ पर x के साथ आप गुणा में किसको मान सकते हो? 1 को। तो a की वैल्यू कितनी मिली? 1। इसी प्रकार से b क्या चीज़ है? y का गुणांक। तो y के साथ आप गुणा में कितना मानोगे? यहाँ पर 1 मानोगे। और नियतांक या अचर कितना है? c की जगह कितना है? 2 है। तो जो ये वाला समीकरण है इसको ये क्या कर रहा है? मैच कर रहा है इसके साथ ये मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये कौन सा समीकरण हुआ? एक प्रकार का रैखिक समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया भाई? ये रैखिक समीकरण। ठीक है बात, इसको आप लोग नोट कर लें। अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने कुछ समीकरण लिखता हूँ और आपको मेरे को बताना है पर्सनल व्हाट्सएप पे कि वो समीकरण रैखिक समीकरण है या नहीं। ठीक है। अब देखो सबसे पहला समीकरण मैंने लिखा x + 3y + 1। ठीक है जी। आपको बताना है कि ये वाला समीकरण रैखिक समीकरण पहचानिए। आपको क्या करना है? रैखिक समीकरण पहचानना है। पहला समीकरण क्या है? x + 3y + 1। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये रैखिक समीकरण है या नहीं है। यदि है तो हाँ, और यदि नहीं है तो नहीं। ठीक है। आपको सिर्फ ऐसा बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका हाँ या नहीं। यदि रैखिक समीकरण है तो हाँ, और यदि नहीं है तो नहीं। सेकंड नंबर देखो 4x + 2y, 4x + 2y। हाँ जी। अब इसका बताना है कि ये रैखिक समीकरण है या नहीं है, हाँ या नहीं। ठीक है ये बात। उसके बाद 3 नंबर आपको बताना है कि x² + y + 1 ये समीकरण रैखिक समीकरण है या नहीं, हाँ या नहीं। इन तीनों के जवाब आप लोगों को क्या करना है? कमेंट्स में बताने हैं या मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे आप लोग क्या कर दोगे? सेंड कर दोगे। और एक बात आपको और बता दें कि रैखिक समीकरण में एक चर भी हो सकता है। रैखिक समीकरण में एक चर भी हो सकता है। ठीक है। और शर्त क्या होनी चाहिए? एक चर है तो उस चर की भी अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और यदि दो चर है तो भी उसकी अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और यदि हमारे पास 3 चर का समीकरण है तो भी अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए भाई? 1 होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट 2x + 4, ये अपने पास इक्वेशन लिखा हुआ है 2x + 4। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि रैखिक समीकरण है या नहीं है, तो इसका जवाब होगा कि ये रैखिक समीकरण है।
क्यों रैखिक समीकरण है? मैंने आपको बताया कि रैखिक समीकरण में चर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन मुख्य कंडीशन क्या है कि जितने भी चर होंगे उन सभी की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, तब तो वो रैखिक समीकरण होगा, वरना नहीं होगा। अब इसमें आप लोग देख लो कि इस समीकरण में कितने चर हैं भाई? इस समीकरण में एक चर है और वो कौन सा चर है? x है। लेकिन आप लोगों को चेक करना है कि ये रैखिक समीकरण है या नहीं है, तो आप इस x की पावर देख लोगे। तो पावर कितनी है इसके ऊपर? एक है। पावर एक होते ही ये कौन सा बन जाएगा? हमारा रैखिक समीकरण। ठीक है भी बात? इसको आप लोग ऐसा लिख लें कि दो या दो से अधिक चर वाले तथा अधिकतम एक कोटि वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? अपने रैखिक समीकरण कहलाते हैं। 4 नंबर आपको कुछ और दे देता हूँ, 2x² + 3, ये बताना है कि अपना रैखिक समीकरण है या नहीं है। फिर आपको 5 नंबर बताना है y + 1, ये रैखिक समीकरण है या नहीं। तो ये पूरा रैखिक समीकरण का अपना सिद्धांत है। रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे? दो या दो से अधिक चर वाले समीकरण जिसमें प्रत्येक चर की पावर कितनी हो? एक हो, उसको क्या कहा जाता है? रैखिक समीकरण कहा जाता है। मानक रूप इसका क्या है? मानक रूप ये वाला है, ax + by + c। इसमें x और y क्या है? कांस्टेंट है, सॉरी चर है, परिवर्तनशील राशियाँ हैं। अधिकतम पावर देख लो दोनों की कितनी कितनी है? एक एक है। तो इसलिए ये समीकरण कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण। a और b को गुणांक कहते हैं, c को क्या कहते हैं? नियतांक या अचर। नियतांक या अचर। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, x + y + 2, इसको आप लोग इस समीकरण से जब तुलना करके देखते हो तो उसके साथ ये मैच करता है, बिल्कुल मैच करता है। a की जगह 1 है, b की जगह 1 है, c की जगह 2 है। तो इसी समीकरण के साथ मैच करेगा तो ये कौन सा समीकरण होगा? रैखिक समीकरण होगा। वैसे भी आप देख सकते हो दोनों चरों की अधिकतम पावर कितनी? 1 1 है। तो ये परिभाषा को सेटिस्फाइड करता है, रैखिक समीकरण है। ठीक है बात? और उसके बाद मैंने कुछ समीकरण दे दिया आपको, इनको नोट कर लें। इनका जवाब आप मेरे को बताओगे कि इनमें से कौन सा रैखिक समीकरण है और कौन सा नहीं है। ठीक है जी? ओके। अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी टर्म जो अपनी लिखी थी, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखो नाम से स्पष्ट है, द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम पावर कितनी हो? 2 हो ना। तो क्या परिभाषा बन जाएगी इसका? ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, जिसमें केवल एक ही चर हो, एक ही चर हो तथा उस चर की अधिकतम पावर कितनी हो? तथा उस चर की अधिकतम पावर या घात, अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। उससे क्या कहा जाता है? उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक है जी? ओके। तो द्विघात समीकरण के लिए परिभाषा में देखो क्या क्या चीज़ जरूरी है। सबसे पहले तो समीकरण यदि द्विघात है तो उसमें केवल क्या होना चाहिए? एक ही चर होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? एक ही चर। या तो पूरा समीकरण x में होना चाहिए, या पूरा समीकरण y में होना चाहिए, या पूरा समीकरण z में होना चाहिए। मतलब केवल चर कितने होने चाहिए हमारे पास? एक होना चाहिए। और जो भी चर है उस चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन अपने को मिल जाती हैं तो वो समीकरण कौन सा समीकरण होगा? हमारा द्विघात समीकरण होगा। अब इसका मैं मानक रूप यदि आपको बताऊं तो ऐसा होता है, f(x) = इसका मानक रूप ये है ax² + bx + c। ठीक है जी बात? ax² + bx + c। यदि कोई समीकरण इस रूप का है, इस रूप से कोई समीकरण मैच करता है तो वो कौन सा होगा? द्विघात होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले तो देखो इसमें कितने चर हैं, तो केवल एक ही चर दिख रहा होगा। यहाँ भी x और यहाँ भी x, y तो इसमें है ही नहीं, z भी नहीं है, केवल कौन है? x है। तो चर कितने हुए हमारे पास? एक हो गए। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी।
उसके बाद देखो जो चर है अपने पास उसकी अधिकतम पावर कितनी है। तो आप देखो x की अधिकतम पावर पूरे समीकरण में कितनी है, x की अधिकतम पावर कितनी है हमारे पास है 2 है। तो क्या ये दोनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है? तो जी कर रहा है ये दोनों कंडीशन को संतुष्ट, इसलिए ये कौन सा समीकरण होगा हमारा द्विघात समीकरण होगा। और द्विघात समीकरण का मानक रूप है a और b, सेम वही बात जो रैखिक समीकरण में थी, गुणांक है। और c क्या चीज़ है, नियतांक या अचर है। c क्या चीज़ है, नियतांक या अचर है। ठीक है, ये बात है। तो सिंपल सी बात है कि जो समीकरण केवल एक ही चर के अंदर होगा और चर की जिसमें अधिकतम पावर 2 होगी वो द्विघात समीकरण होगा। सर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। देखें आप, क्या ये समीकरण से मैच कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है सर? a की पावर, a का मान कितना, 1 है। a का मान कितना है, 1 है, क्योंकि a क्या चीज़ है, एक्स स्क्वेयर के साथ जो लगा होता है। b क्या चीज़ है, जो x के साथ लगा होता है, तो कितना लगा हुआ है, 2। और c क्या चीज़ है, नियतांक है, तो नियतांक कितना है, 1। तो क्या यह समीकरण इस समीकरण के साथ मैच कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। यदि कर रहा है तो ये कौन सा समीकरण होना चाहिए, हमारा द्विघात समीकरण होना चाहिए। ठीक है बात। द्विघात समीकरण की परिभाषा भी इस पर आप लागू करके देख सकते हो। क्या होना चाहिए, केवल एक ही चर। तो देख सकते हो कि केवल एक ही चर है, x है। उस चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो देख सकते हो कि x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये समीकरण कौन सा समीकरण हुआ, हमारा द्विघात समीकरण हुआ। कौन सा समीकरण हुआ, ये द्विघात समीकरण। ठीक है भी बात। चलो अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि यदि हमें क्या करना हो, किसी द्विघात समीकरण को हल करना हो, जैसे ये इस द्विघात समीकरण को मैं हल करूँगा, तो छोटी क्लास में आपको पता है कि 2 तरीक़ों से आप हल कर सकते हो। या तो इस द्विघात समीकरण को आप लोग गुणनखंड से कर सकते हो हल, मतलब इसमें से x के मान निकाल सकते हो। और या आप क्या कर सकते हो, द्विघाती सूत्र लगा सकते हो, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो यदि आपको क्या करना हो, द्विघात समीकरण का हल करना हो, द्विघात समीकरण का हल, ठीक है, द्विघात समीकरण का हल। अब मैं इस समीकरण को हल करूंगा तो किसके मान प्राप्त होंगे मेरे को, x के। तो वो मान कैसे निकालेंगे, x बराबर उसके लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये सूत्र होता है हमारे पास। इस सूत्र का यूज हम लोग यदि करें तो इस द्विघात समीकरण के लिए हम लोग x के मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है भी बात है। और इस सूत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, इस सूत्र को बोलते हैं द्विघाती सूत्र, या इसका नाम होता है श्रीधराचार्य सूत्र। ओके, इस सूत्र का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, यानी कि उसमें से x के मान निकाल सकते हैं। ठीक है विवाद, कर लो इसको नोट। अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल और लिख के देता हूँ, आप बताओगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला आपको दिया हुआ है f(x) बराबर 4x² प्लस 3x प्लस 1। ये द्विघात समीकरण है या नहीं बताना है। दूसरा आपको दिया हुआ है f(y) इज इक्वल टू y² प्लस y प्लस 2। ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। फिर आपको बताना है कि f(xy) x² y² प्लस xy प्लस 1 ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसी प्रकार से 4 नंबर आपको ये बताना है f(x) बराबर x² प्लस 4 ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये बताना है। तो ये चारों के जवाब आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दोगे पर्सनल। ठीक है जी। तो आज के हमारे जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हुए, रैखिक समीकरण के बारे में और द्विघात समीकरण के बारे में। अब हम कल एक नई चीज़ पढ़ेंगे, यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हो वैसे भी छोटी क्लासों में। कल आपको एक नई प्रमेय के बारे में बताऊंगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय।
कल इस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे अपने। कौन से प्रमेय? द्विपद प्रमेय। इसका उपयोग सीखेंगे कि क्या उपयोग होता है इसका, ठीक है, और क्या होती है द्विपद प्रमेय। ओके जी, तब तक के लिए नमस्कार।